जय हिंद फ्रेंड। राजस्थान के सभी विद्यार्थियों को जय हिंद। तो आज हम लोग आज आपका जो सामाजिक विज्ञान का पेपर है उसके लिए हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट रियल क्वेश्चन पेपर लाए हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए यहाँ पर 90% यूज़फुल साबित होगा। अगर आप लोग इसको पूरा पूरा यहाँ पर क्वेश्चनों को तैयार कर लेते हैं तो आप ये मान लीजिए कि आप लोग 80 में 75 प्लस का स्कोर तो ऐसे ही कर लेंगे। इसके बाद हम आपको मैपिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे, जो आप उतने तैयार कर लेंगे तो वहाँ पर वो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होंगे। अगर आप हमारी वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य कर दें, क्योंकि आपको जो नेक्स्ट पेपर होगा हम आप उसके लिए 6 या 7 क्वेश्चन पेपर अपलोड कर देंगे, उनको आप तैयार कर लेंगे तो यहाँ पर आपको फिर कोई टेंशन करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो यहाँ पर पेपर स्टार्ट करने से पहले हम पेपर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात जान लेते हैं कि हमें पेपर में क्या गलतियाँ नहीं करनी है। तो यहाँ पर आपको बात ध्यान रखनी है कि आपको पेपर में ना राइटिंग का विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। राइटिंग का विशेष ध्यान रखेंगे कि राइटिंग आपका यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा ख़राब ना लिखें, क्योंकि जो कॉपी एसएसटी की जो कॉपी होती है ना सोशल साइंस की, उसमें आपको राइटिंग में काफ़ी नंबर देखने को मिलते हैं। आप अपने या भैया बहनों से पूछ सकते हैं कि भैया क्या जब आप बोर्ड के एग्ज़ाम दिया तो क्या आप पर एसएसटी के पेपर में राइटिंग का इफेक्ट पड़ता है या नहीं पड़ता है, आप लोग अपने भाई बहन से पूछ सकते हैं। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जब मैं यहाँ पर मैंने 10th और 12th का एग्ज़ाम दिया था तो मैंने कहीं ना कहीं कुछ ये ऑब्जर्व किया था कि यहाँ पर सोशल साइंस के पेपर में राइटिंग का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो आप लोग राइटिंग का विशेष वहाँ पर ध्यान रखेंगे, विशेषली एसएसटी व हिंदी के पेपर में। तो यहाँ पर सबसे पहले सेकंड दूसरी बात ये है कि अब आप लोग राइटिंग को विशेष ध्यान देंगे। और सेकंड इम्पोर्टेंट बात है कि आप लोग एमसीक्यू 100% सही करके आएंगे, क्योंकि जो कॉपी चेक करता है अगर आपके एमसीक्यू पूरे पूरे सही चले जाते हैं तो उसको लगता है कि विद्यार्थी काफ़ी होशियार बच्चा है, तो उसको यहाँ पर इसके क्वेश्चन में नंबर नहीं काटने चाहिए। क्योंकि जो बच्चा ऑप्शन पूरे सही करेगा तो ऑब्वियसली बात है कि वो बच्चा पढ़ने में सही होगा। तो ये आपको बात बांध कर रखनी है कि आपको एमसीक्यू पूरे पूरे सही करके आने हैं। तो यहाँ पर बात हो गई। इसके बाद यहाँ पर आपको मैपिंग में कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना। आज हम आपको मैपिंग के मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो लगभग हर बार पूछे जाते हैं उनको आज हम आपको पूरे बता देंगे, उतने आप तैयार कर लीजिए अभी के अभी, तो आपको उसमें आपका फंस जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट बात है कि आपको कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है, आपको सभी क्वेश्चन करने हैं, कुछ ना कुछ इसमें अवश्य लिख देंगे। तो यहाँ पर जो आप कॉपी चेक कर रहा है वो आपको कुछ ना कुछ नंबर दे देगा। एक बात ध्यान रखनी, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा उसमें प्लीज़ काफ़ी अच्छी राइटिंग लिखें, ये बात का विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा उसमें आप राइटिंग अच्छी लिख देंगे, जो कॉपी चेक करेगा वो उस पर थोड़ा सा बहल जाएगा कि हाँ बच्चे ने अच्छा लिखा तो सही लिखा होगा। तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अब हम लोग वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, राजस्थान की सबसे लंबी एवं एकमात्र वर्ष भर बहने वाली नदी कौन है। मतलब कि जो ऐसी नदी कौन सी है जो वहाँ पर राजस्थान में वर्ष भर बहती है, तो वो नदी कौन सी है। चंबल चंबल है, जो कि यहाँ पर चंबल है। तो चंबल की आप लोग लंबाई देख लीजिए, चंबल नदी की लंबाई कितनी है। चंबल नदी की लंबाई है 965 किलोमीटर, यानी कि 965 किलोमीटर राजस्थान में इसकी लंबाई है। इसके बाद आप लोग ध्यान रखेंगे, इम्पॉर्टेंट बात है कि बनास जो नदी है, बनास कौन है, बनास राजस्थान की सबसे लंबी नदी है, इसको आप ध्यान कर लेंगे। बनास राजस्थान की सबसे लंबी नदी है, इसको आप लोग तैयार कर लीजिए, ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, भारत की कुल जनसंख्या का कार्यशील भाग है। मतलब कि कितना यहाँ पर कार्यशील भाग, मतलब है कि कितनी जनसंख्या अपने कार्यशील भागों में लगी है। तो कितनी जनसंख्या है हमारी 45.01%, यानी कि केवल यहाँ पर 45.1% ही कुल जनसंख्या का इतना जनसंख्या कार्यशील भाग में है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 कह रहा है, गंधर्व बाईसी किसके दरबार में रहते हैं। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक, गंधर्व लिख लेंगे। गंधर्व बाईसी किसके दरबार में रहते थे। तो किसके दरबार में रहते थे, ये रहते थे महाराणा सवाई जयसिंह के दरबार में रहते थे। इनका आप लोग कार्यकाल देख लेंगे, इनका जो शासन था वो यहाँ पर 1778 से
III के बीच के कार्यकाल तक इनका शासन रहा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है राजस्थान का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप तैयार कर लेंगे। ये आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप अभी तैयार कर लीजिए। तो यहाँ पर इसका हमारा सही जवाब क्या होगा? सही जवाब हमारा इसका होगा जयपुर। क्या होगा? जयपुर हमारा इसका सही जवाब होगा। तो आप लोग ध्यान रखेंगे जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि कहाँ पर हमारा है? जयपुर में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? क्या पूछा है? राजस्थान का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो ये हमारा कहाँ स्थित है? जोधपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में स्थित है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। किसने की थी? राजा राम मोहन राय जी ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप तैयार कर लीजिए। ये आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद यहाँ पर खंडवा आता है, तो खंडवा को सेक्शन बी है। सेक्शन बी में आपका जो पहला क्वेश्चन नंबर 7 पूछ रहा है मिट्टी किसे कहते हैं समझाइए। तो यहाँ पर व्हाट डू यू नोन एज सॉइल एक्सप्लेन। तो आपको यहाँ पर सॉइल के बारे में जानकारी देनी है। तो आप लोग क्वेश्चनों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे, जो आपको आंसर बता रहे हैं हम आपको सभी क्वेश्चनों के आंसर A to Z बताएंगे। आपको अपने बोर्ड के एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन स्किप करके नहीं आना है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट साबित होगी और आपके अच्छे नंबर भी आएंगे। और राइटिंग का विशेष तो ध्यान रखना ही रखना है। तो अब बेसिकली हम लोग मिट्टी किसे कहते हैं, तो आप लोग सुनेंगे। आप सबसे पहले हेडिंग डाल देंगे, मिट्टी की परिभाषा हेडिंग डालकर डैश कर देंगे। फिर आप लिखेंगे मिट्टी भूमि की सबसे ऊपरी परत है जो चट्टानों के अपक्षय से बनती है। ठीक है, मिट्टी भूमि की सबसे ऊपरी परत है जो चट्टानों के अपक्षय से बनती है। इतना आपको लिख दें, 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है लिंगा अनुपात क्या है? लिंगा अनुपात क्या है? वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में कितना लिंगानुपात है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप तैयार कर लेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर एक बार परीक्षा में पूछा गया है। तो इसको आप अच्छी प्रकार से तैयार कर लेंगे। तो इसका आंसर आप लोग ध्यान से सुनेंगे। लिंगानुपात या लैंगिक अनुपात से तात्पर्य किसी जनसंख्या में पुरुषों और महिलाओं की संख्या के अनुपात से है। क्या लिखेंगे? लिंगानुपात या लैंगिक अनुपात से तात्पर्य किसी जनसंख्या में पुरुषों और महिलाओं के अनुपात से है। इसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में, यहाँ पर आप लिखेंगे राजस्थान में कितना लिंगानुपात था। तो कितना लिंगानुपात था? यहाँ पर 940। कितना था? 940। 1000 पुरुषों में से वहाँ पर 940 महिलाएं बैठ रही थीं। तो यहाँ पर ये आपका लिंगानुपात हो गया 1000/940। इसे आप लिख देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है संविधान के कितने प्रकार हैं, तो आप लोग लिख देंगे। आप लोग यहाँ पर पूछा गया कि लिंगानुपात कितना, तो आप लिंगानुपात लिख दिया होगा। तो आप लिखेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर 928 था। ये आपका 2024 के अकॉर्डिंग में बताया है। 2024 के अकॉर्डिंग 1000 पुरुषों पर 928 महिलाएं का है। फिर से एक बार सुन लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर 928 महिलाओं का है। तो आप ऐसे लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है संविधान क्या है, आपको संविधान के प्रकार बताने हैं। तो यहाँ पर देखो क्या संविधान के प्रकार, संविधान कितने प्रकार का होता है? संविधान बेसिकली 2 प्रकार का होता है। तो आप पहला लिखेंगे संवैधानिक संविधान, संवैधानिक संविधान। दूसरा लिखेंगे या लिखेंगे अथवा में लिखेंगे गैर नहीं सेकेंड, पहला आप लिखेंगे यहाँ पर संवैधानिक संविधान, दूसरा आप लिखेंगे गैर संवैधानिक संविधान। तो आपके 2 हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है उपनिवेश क्या होता है, संक्षेप में समझाइए।
तो यहाँ पर बेसिकली आपको उपनिवेश के बारे में बताना है। तो उपनिवेश हम लोग किसको कहते हैं? उपनिवेश हम लोग कहते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना या बसना उपनिवेश कहलाता है। इसको आपको सिर्फ संक्षेप में बताना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, वहाँ पर बसना, तो उस क्रिया को क्या कहते हैं? उपनिवेश कहते हैं। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि विकासशील देशों के विकास में आने वाली बाधाओं से किन्हीं 2 बाधाओं के नाम लिखिए। मतलब कि जो विकासशील हमारे देश हैं, जो लगातार देश में विकास कर रहे हैं, उनके विकास में कौन कौन सी बाधाएं डाल रही हैं। तो पहली हमारी बाधा क्या हो जाएगी? बेरोजगारी। क्या हो जाएगी? बेरोजगारी हो जाएगी। दूसरी हमारी हो जाएगी यहाँ पर निम्न श्रम उत्पादकता, निम्न श्रम उत्पादकता। और यहाँ पर तीसरी हो जाएगी शिक्षा की कमी। क्या हो जाएगी? शिक्षा की कमी। तो यहाँ पर आपको केवल 2 लिखने हैं। तो बेसिकली आप 2 नीचे वाले लिखेंगे, बेरोजगारी, दूसरा लिखेंगे निम्न श्रम उत्पादकता। इसके बाद यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 12 में मैचिंग करनी है। तो यहाँ पर स्तंभ आ को स्तंभ बा से सुमेलित करना है। तो यहाँ पर स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी कि SPG, जो स्पेशली यहाँ पर मोदी जी को सुरक्षा प्राप्त है, SPG कमांडो। तो यहाँ पर इसे क्या मिलाएंगे? अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सुरक्षा, केंद्रीय औद्योगिक पुलिसमैन, औद्योगिक प्रस्थानों की सुरक्षा। तो ये आपकी यहाँ पर मैचिंग होगी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मैचिंग है, इसको आप लोग तैयार कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 है। तो क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर कह रहा है पृथ्वीराज चौहान के राज कवि और उनकी प्रसिद्ध रचना का नाम बताइए। तो यहाँ पर आप उनका राज कवि कौन थे? उनके राज कवि थे हमारे चंदवरदाई। कौन थे? चंदवरदाई। उनकी आपको रचना का नाम बताना। तो उनकी रचना का नाम क्या था? पृथ्वीराज रासो। रचना का क्या नाम था? पृथ्वीराज रासो। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि अरावली पर्वतमाला को राजस्थान की जीवन रेखा क्यों कहा जाता है। इसका बेसिकली उत्तर लिखेंगे, अरावली पर्वत श्रृंखला को राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है क्योंकि यह प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि अरावली जो पर्वतमाला है वो प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है और राजस्थान की सबसे ज़्यादा वनस्पतियाँ और खनिज संस्थान इसी पर्वत श्रृंखला पर पाए जाते हैं। तो मेनली रीजन यही है। यह पर्वत श्रृंखला राजस्थान की अधिकतर नदियों का उद्गम स्थल भी है। तो काफ़ी रीजन है। पहला रीजन क्या है? पहला रीजन है यह हमारा प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है। और दूसरा रीजन यहाँ पर है कि यहाँ पर कई प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। और तीसरा रीजन है यहाँ पर राजस्थान की कई नदियों का उद्गम स्थल यहाँ पर अरावली पर्वतमाला ही है। यहाँ पर 3 कारणों से यहाँ पर अरावली पर्वतमाला को यहाँ पर राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 है। ये क्वेश्चन नंबर 14 ना काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको आप तैयार कर लेंगे, ये आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्वेश्चन 15 कह रहा है मेक इन इंडिया शब्द का अर्थ बताते हुए कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा क्यों चलाया गया, समझाइए। तो यहाँ पर बेसिकली आप लोग सुनेंगे, अर्थव्यवस्था को गति देने और भारत के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री जी ने साल 2014 में 25 दिसंबर, क्या लिखेंगे? 25 सितंबर को मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य बेसिकली ये था, इसका उद्देश्य भारत को महत्वपूर्ण निवेश एवं निर्माण संरचना तथा अभिनव प्रयोगों को वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना। तो यहाँ पर बेसिकली ये था कि युवाओं को हम लोग उनको निर्माण के कार्य में आगे बढ़ाया जाए, इसीलिए यहाँ पर मेक इन इंडिया का कार्यक्रम ताकि भारत आत्मनिर्भर बन सके, ये एक मेन कारण था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर कह रहा है कि संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का कार्यपालिका का स्रोत होता है या प्रमुख होता है तथा वास्तविक कार्यपालिका शक्तियाँ प्रधानमंत्री में निहित होती हैं। इस कथन के आधार पर प्रधानमंत्री जी के किन्हीं 4 शक्तियों का आपको वर्णन करना है। तो पहली शक्ति हो जाएगी प्रधानमंत्री निचले संसदीय सदन का नेता होता है। और दूसरी शक्ति यहाँ पर हो जाती है किसी भी समय राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने का सुझाव दे सकता है।
और तीसरी शक्ति यहाँ पर हो जाएगी प्रधानमंत्री संसदीय सदनों के पटल पर सरकारी नीतियों की घोषणा करने और उन्हें पेश करने का प्रभार रखते हैं। और चौथी शक्ति यहाँ पर हो जाएगी प्रधानमंत्री संसदीय सदनों के सत्र बुलाने और स्थगित करने का सुझाव दे सकते हैं। तो ये आपको यहाँ पर शक्तियाँ थी जिनको यहाँ पर प्रधानमंत्री जी उपयोग करते हैं। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है भारत पाक विभाजन के पश्चात विस्थापितों द्वारा देश और समाज को आगे बढ़ाने के लिए योगदान संक्षेप में वर्णन करिए। तो इस क्वेश्चन को आप कॉपी से या बुक से तैयार कर लीजिए। ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके बाद जो क्वेश्चन ऊपर वाला था ये भी क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप तैयार कर लीजिए। बेसिकली मैंने बता दिया, आप अपनी कॉपी से तैयार कर लेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर कह रहा है सामाजिक बहिष्कार क्या है। मतलब कि समाज के द्वारा कोई भी बुराई या कुरीति को बाहर निकाल देना ही सामाजिक बहिष्कार कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सती प्रथा का अंत बहिष्कार कहलाया, क्योंकि समाज के लोगों ने सती प्रथा को अपने समाज से बहिष्कार कर दिया है। इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, किसी भी राजनीतिक घटना या कुरीतियों को अपने समाज से निकाल देना सदा के लिए, इस क्रिया को सामाजिक बहिष्कार कहते हैं। तो यहाँ पर इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है वर्नाकुलर एक्ट पर आपको एक संक्षिप्त में टिप्पणी लिखनी है। आप कोई क्वेश्चन तैयार करें या ना करें पर लेकिन इस क्वेश्चन को 101% तैयार कर लीजिए। ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर कह रहा है परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों के अंतर लिखिए। तो यहाँ पर आपको परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों में अंतर उदाहरण सहित लिखना होगा। तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप लोग अपनी कॉपी से तैयार करेंगे। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है हमारा 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कम से कम हो इस हेतु किन किन यातायात साधन नियमों का पालन करना चाहिए। तो यहाँ पर आपको कम से कम वो नियम बताने हैं जो कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने दैनिक जीवन में यातायात नियमों का पालन करना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 22। यहाँ पर आपको भारत के मानचित्र में आपको दर्शाना है। तो यहाँ पर बेसिकली जितने मैंने लिखे हैं वो तो आपको तैयार ही करने हैं। आपको तैयार करना है राजस्थान तो तैयार कर लेंगे, या इस पर नई दिल्ली आपको दिखाना है, हिमालय पर्वतमाला दिखाना है, बंगाल की खाड़ी दिखाना है। बंगाल की खाड़ी बेसिकली यहाँ पर बंगाल के नीचे है, इधर म्यांमार के साइड है बंगाल की खाड़ी। हिमालय पर्वतमाला बेसिकली यहाँ पर उत्तराखंड से असम तक की यहाँ पर फैली हुई है। और नई दिल्ली यूपी के थोड़े से बगल में है नई दिल्ली। इसके बाद यहाँ पर आप कर देंगे हिमालय पर्वतमाला हो गया, राजस्थान हो गया। राजस्थान हमारा यहाँ पर ये रहा, जम्मू कश्मीर इधर क्षेत्र रहेगा, ये हमारा कौन सा एरिया रहा, राजस्थान रहा। गुजरात हमारा जस्ट इसी के नीचे है, गुजरात, ये गुजरात हो जाएगा। जम्मू कश्मीर के ऊपर जम्मू कश्मीर है। तो यहाँ पर आप इसको तो आपने तैयार कर लिया है। अब हम आपको बता रहे हैं कि आपको कौन कौन से और आपको यहाँ पर मानचित्र को तैयार करना है। तो आप थोड़ा देर वीडियो में रुके रहिए, आपको पहले सेक्शन डी कंप्लीट करना है। इसके बाद हम आपको मैप से जितने भी आपको तैयार करने वो आपको हम सभी बता देंगे। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है भारत को कितने भौगोलिक प्रदेशों में बांटा गया है। तो उनके नाम लिखिए, किसी एक का वर्णन भी कीजिए। और राजस्थान की ऋतुओं का वर्णन करना एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप तैयार कर लीजिए। आपकी परीक्षा के लिए 100-201% उपयोगी है, क्योंकि यहाँ पर देखिए आपके राजस्थान की ऋतुओं का वर्णन पूछा गया और ये किसी एक का वर्णन भी करना है। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर आता है 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पर कह रहा है भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को कौन कौन से मौलिक अधिकार प्रदान किए गए, किन्हीं 2 मौलिक अधिकारों पर संक्षेप में वर्णन करने हैं। तो काफ़ी मौलिक अधिकार हैं, आप उनको यहाँ पर अपनी कॉपी से तैयार कर लेंगे। कर्तव्यों के बिना हमारे अधिकार खोखले हैं। भारतीय संविधान के द्वारा नागरिकों के कौन कौन से मौलिक अधिकार या कर्तव्य निर्धारित किए गए समझाइए। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 24 के अथवा और नीचे वाला दोनों तैयार कर लेंगे। ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पर कह रहा है 1857 स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख कारणों का संक्षेप वर्णन कीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पर अथवा में जालियांवाला बाग हत्याकांड की आपको यहाँ पर बारे में बता। तो ये जालियांवाला हत्याकांड कहाँ पे हुआ था, अमृतसर में हुआ था। अमृतसर पंजाब में हुआ था।
अब हम आप लोगों को मैपिंग से जितने भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपको हम सभी दिखाएंगे। आप वीडियो पर बने रहेंगे, आपको उतने ही मैपिंग के क्वेश्चन तैयार कर लेने होंगे। तो यहाँ पर वो आपकी परीक्षा में 101% फंस जाएंगे। तो यहाँ पर पहले आप इतने तैयार कर लेंगे, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम नेक्स्ट आपको दिखा रहे हैं, और यहाँ पर आपको मैचिंग में मैपिंग में ये क्वेश्चन और तैयार कर लेने हैं। राजस्थान के मानचित्र पर दर्शाइए। आपको राजस्थान में बाड़मेर, भरतपुर, पाली, बांसवाड़ा और साथ में कोटा भी तैयार कर लेंगे। इसके बाद आप अपने जोधपुर तैयार कर लेंगे, जोधपुर। इसके बाद जोधपुर, जयपुर। इसके बाद ये आप काफ़ी तैयार कर लेंगे जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। बाड़मेर, भरतपुर, पाली, बांसवाड़ा, कोटा, जोधपुर, जयपुर, ये आप तैयार कर लेंगे। इसके बाद तैयार कर लेंगे भीलवाड़ा। इसके बाद और बताएंगे आपको, रुके रहिए। इसके बाद यहाँ पर आपको कोलकाता, दिल्ली, सूरत, भोपाल, जयपुर, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, ये भी आप तैयार कर लीजिए। ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैप को आज ही तैयार कर दीजिए, आपको इतने में से 100% फंस जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आप इतने तैयार कर लीजिए। अभी आपको और बता रहे हैं, वीडियो पर रुके रहिए। इसके बाद यहाँ पर आपको जयपुर तैयार करना, मैं बताया था, जयपुर, अजमेर, वासमाड़ा, अरावली पर्वतमाला, बाड़मेर, मध्य प्रदेश की सीमा, इतने आपको और तैयार कर लेने हैं जो कि आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बस आप इतने ही तैयार कर लीजिए, इतने में आपका पूरा मैपिंग फंस जाएगा। 100% की गारंटी, इससे बार ज़्यादा आप कुछ नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ आपको इतनी मैपिंग तैयार कर लेनी है। तो जय हिंद दोस्तों, अगर हमारी वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य कर दें और अपने सभी फ्रेंडों को शेयर भी कर दें ताकि वो भी लोग इस क्वेश्चन पेपर को पढ़ सकें। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कि आप सभी लोगों को जय हिंद।